Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 5th July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about India's patent law, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले ब्रीफली देख लेते हैं पेटेंट होता क्या है. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आई होप यू अंडरस्टैंड, समथिंग विच इज़ क्रिएशन ऑफ माइंड. फॉर एग्जाम्पल जो टेक्नोलॉजी आप बनाते हैं, वो टेक्नोलॉजी कोई टेंजिबल चीज़ तो है नहीं, वो आपके दिमाग का क्रिएशन है, बट वो अपने आप में एक प्रॉपर्टी है. तो उसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देने के लिए, और एक खास तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज़ टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी अलग अलग तरीके की हो सकती है. किसी भी कंपनी का जो लोगो होता है, फॉर एग्जांपल पेप्सी कंपनी का लोगो, उस कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो उसको कॉपी नहीं कर, कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता. सिमिलरली देर आर ट्रेडमार्क्स एंड देर आर कॉपी राइट्स. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलग अलग तरह की होती हैं. क्रिएशन ऑफ माइंड, फॉर एग्जांपल लिटरेरी प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए वी हैव कॉपी राइट्स. सिमिलरली टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्शन देने के लिए, टेक्नोलॉजी विच इज ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए वी हैव पेटेंट्स. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एज ए सेड, आर राइट्स गिवन फॉर अ पर्सन फॉर क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, एंड इट helps a person in preventing others from using your invention for commercial purpose. आपने कोई बुक लिखी और कोई और उसको लेकर के छाप दे, तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा उसका. तो इस कारण से उस बुक के ऊपर आपको फिर मिलता है कॉपीराइट. आपने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई और कोई और उसको लेकर के उस पर कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने लगे, तो आपको क्या फ़ायदा होगा. सो आपको उस टेक्नोलॉजी को जाकर के पेटेंट करा लेना है, ताकि कोई उसको यूज ना कर सके कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए. और अगर उसको यूज करना है तो पहले वो आपको रॉयल्टी पे करके फिर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे. ये फ़ायदा होता है पेटेंट का. तो मैं को फिर बता दूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करा जाता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अलग अलग टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं. उसमें से एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है टेक्नोलॉजी. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट दिया जाता है. अब अलग अलग देश में पेटेंट्स देने के अलग अलग तरीके हैं, और अलग अलग देशों ने अपने अपने नियम बना करके, अपने कानून बना करके अपने अपने देशों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन दे रखा है. जैसे भारत देश के अंदर अगर बात की जाए, तो टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्शन देने के लिए वी हैव इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 2005. इनफैक्ट पेटेंट एक्ट 1970 में लाया गया था, उसको अमेंड किया गया था 2005 में. सो नाउ वी हैव इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 2005. इस इंडियन पेटेंट एक्ट के हिसाब से वी हैव अ पेटेंट ऑफिस इन कोलकाता विच हैज इट्स ब्रांचेज इन दिल्ली एंड चेन्नई एज वेल एज मुंबई. तो मान लीजिए कि एक इंसान है ए, इसने कोई भी नई टेक्नोलॉजी बनाई, तो इसको जा करके इस इंडियन पेटेंट ऑफिस में जाकर के अपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लेना है. पेटेंट कराने से कैसा होगा कि कोई और इंसान इसको कॉपी नहीं कर पाएगा. लेकिन कितने टाइम के लिए इसको कॉपी से प्रोटेक्शन मिला है, दैट इज़ फॉर 20 ईयर्स. मीन्स टर्म फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट अंडर पेटेंट इज ओनली फॉर 20 ईयर्स. अच्छा, मान लीजिए कि आप पेटेंट कराने गए अपनी किसी नई टेक्नोलॉजी को, और पेटेंट ऑफिस ने पेटेंट देने से आपको मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पेटेंटेड है या ये टेक्नोलॉजी आपकी ओरिजिनल नहीं है. तो उस पेटेंट ऑफिस के उस फैसले के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं इन इंडियन पेटेंट अपीलेट बोर्ड, IPAB. और IPAB के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ देयर आर डिफरेंट हायरार्की क्रिएटेड व्हेन देयर इज सम डिस्प्यूट रिलेटेड टू पेटेंट. आपने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, नहीं मिला, तो गो टू इंडियन पेटेंट अपीलेट बोर्ड एंड देन यू कैन गो टू हाई कोर्ट. अभी जब पेटेंट की बात चली रही है, तो आप ये समझो कि पेटेंट लॉ को कैसे इस्तेमाल किया है इंडिया ने, किस तरीके से पेटेंट लॉ हमने बनाया है, जिसकी मदद से हम लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वर्ल्ड लीडर बन गए. आपको पता है कि हमारे देश की कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं, सन फार्मा एंड बैक्सी सिप्ला, दे आर वर्ल्ड लीडर्स. अभी आपको पता है कि जो कोविड-19 के जो वैक्सीन्स बनाए जा रहे थे, उसमें लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया ओनली. तो आखिर फार्मेसी के वर्ल्ड में हाउ वी बिकेम अ सुपर पावर, उसको समझते हैं. और उसके लिए आपको समझना होगा द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ पेटेंट प्रोवाइडेड ऑन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. अच्छा, एक बात तो आप समझ ही रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि ये दवाई किस तरह से काम करेगी, इसको जिसने भी ढूंढ निकाला है वो उसके दिमाग का क्रिएशन है. तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है थ्रू पेटेंट.
अब पेटेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या फॉर एनी अदर प्रोडक्ट, पेटेंट दो तरीके के हो सकते हैं, प्रोसेस पेटेंट या प्रोडक्ट पेटेंट। प्रोसेस पेटेंट और प्रोडक्ट पेटेंट में अंतर क्या है जरा देखो। मान लो एक कंपनी ने, एक फार्मा कंपनी ने कुछ प्रोसेस अडॉप्ट करके एक प्रोडक्ट बनाया, क्रोसिन टैबलेट बनाया जिससे बुखार में आराम मिलता है। तो प्रोसेस पेटेंट अगर मिलेगा कि उस प्रोडक्ट को, तो इसका मतलब यह है कि कोई दूसरी कंपनी इस प्रोसेस को कॉपी नहीं कर सकती। लेकिन अगर प्रोडक्ट पेटेंट मिला तो इसका मतलब यह है कि कोई दूसरी कंपनी ये प्रोडक्ट को ही नहीं बना सकती आने वाले 20 सालों तक। अब हमारा जो पेटेंट लॉ था 1970 वाला, इट प्रोवाइडेड प्रोसेस पेटेंट। तो मान लीजिए कि विदेशी कंपनी ने किसी ड्रग को बनाया, किसी मेडिसिन को बनाया, वो ला करके इंडिया में उसको बेचना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है बेचो। तो उसने कहा कि सर पहले मैं इसको पेटेंट कराऊंगा ताकि कोई इंडियन कंपनी इसको कॉपी ना कर पाए। हमने कहा ठीक है पेटेंट करा लो, और हमने पेटेंट में क्या दिया, प्रोसेस पेटेंट, बिकॉज आवर लॉ इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 अलाउड प्रोसेस पेटेंट। लेकिन अब प्रोसेस पेटेंट से होता क्या है कि हमारे देश की जो कंपनियां थी, छोटी छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनियां थी, उन्होंने इस प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदा और प्रोडक्ट का मार्केट से खरीद के उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी शुरू की कि अच्छा चलो ये है क्रोसिन, इससे बुखार में आराम मिलता है, ये तो बात समझ आएगी। इसको ब्रेक करके उन्होंने देखा कि अच्छा इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन है, तो बोला ये कॉम्पोजिशन, इससे बुखार में आराम मिलता है। अब हमें भी ये प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन जो फॉरेन कंपनी है जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया है, जिसने उसके लिए पेटेंट लिया है, जिसका जो ड्रग है वो ब्रांडेड हो चुका है बिकॉज ऑफ द पेटेंट, उसको हम लोग कहते हैं ब्रांडेड ड्रग्स। तो ब्रांडेड हो चुका है बिकॉज इट हैज़ गॉट पेटेंट। उस कंपनी का प्रोसेस इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि दिस कंपनी हैज़ गॉट प्रोसेस पेटेंट। तो हमारे देश की छोटी छोटी कंपनियों ने रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू किया कि बोला अच्छा चलो ये प्रोसेस तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेट अस ट्राई सम अदर प्रोसेस, और उन्होंने दूसरे प्रोसेस कर करके ये सारे प्रोडक्ट्स से कॉपी बना दिए। So for all branded products which were selling at higher price 800, 900 rupees, उसका उन्होंने जेनेरिक वर्जन बनाया और सस्ते दामों पे 8 रुपये 10 रुपये में बेचना शुरू किया। तो नेचुरली दिस इज़ हाउ इंडियन कंपनीज मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एंड दिस इज़ हाउ इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज बिकेम वेरी पावरफुल लाइक सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा एंड एटीसी। लेकिन फिर यूएस और यूरोपियन देशों ने काफ़ी सारा दबाव बनाया भारत के ऊपर कि आप ये जो पेटेंट देते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन देते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप प्रोसेस पेटेंट देते हैं, विच इज़ नॉट इनफ। कंपनी जो इसको चीटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट पेटेंट दिया कीजिए, क्योंकि प्रोसेस पेटेंट को लोग वायलेट कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं बाय डूइंग रिवर्स इंजीनियरिंग। और फिर फॉरेन कंट्रीज़ के दबाव में, यूरोपियन यूनियन और यूएस के दबाव में इंडिया ने अमेंड किया अपने पेटेंट लॉ ऑफ 1970 को, एंड वी ब्रॉट इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 2005 जिसमें वी रिजॉर्टेड टू प्रोडक्ट पेटेंट। लेकिन तब तक हमारी कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां काफ़ी पावरफुल हो चुकी थीं, और इस कारण से आज के टाइम में ग्लोबल लेवल पे भी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां कम्पीट करती हैं, ब्रांडेड ड्रग्स भी बनाती हैं और पेटेंट भी लेती हैं फॉरेन मार्केट्स में। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि हाउ गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस हैव हेल्प्ड अ पर्टिकुलर सेक्टर इन ग्रोइंग। अभी कुछ और फीचर्स देखते हैं हमारे पेटेंट एक्ट का। जो 2005 में इंडियन पेटेंट एक्ट लाया गया था, उसके कुछ फीचर्स देखते हैं। उसमें दो मुख्य फीचर्स हैं। एक, इट डज नॉट अलाउ एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, एंड सेकेंड, इट अलाउज कंपल्सरी लाइसेंसिंग। एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स क्या चीज़ होती है वो समझिए। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि कोई भी पेटेंट मिलता है तो कितने टाइम के लिए मिलता है, 20 सालों के लिए। अभी 20 साल बाद आपका वो प्रोडक्ट पेटेंट लैप्स होने वाला है, यानी कि अब कोई भी उसको कॉपी कर सकता है आफ्टर 20 ईयर्स। तो आपने क्या किया, उसमें थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस ला दिए, जैसे क्रोसिन को बना दिया क्रोसिन प्लस, और उसका जाकर के फिर से आपने पेटेंट ले लिया। और फिर 20 साल जब पूरे होने पे आए तो आपने क्रोसिन प्लस को बना दिया क्रोसिन डबल प्लस, और फिर जाके पेटेंट ले लिया। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत टिंकरिंग कर करके अपने प्रोडक्ट में और उसको पेटेंट लेने को हम लोग कहते हैं एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। जैसे इस इमेज की मदद से ये आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये टैबलेट बनाया आपने, 20 साल के लिए आपने पेटेंट लिया। अब 20 साल जब होने को आए तो तुमने इस टैबलेट के ऊपर थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, ठीक है, गॉगल्स पहना दिया, मुझे लगा दी, और कहा ये तो नया प्रोडक्ट है और इसको फिर से पेटेंट दो। 20 साल के लिए फिर पेटेंट ले लिया। जब 20 साल और पूरे होने को आए तो इसमें फिर थोड़े बहुत चेंजेस लग दिए, एक हैट पहना दिया, बोला ये नया प्रोडक्ट है, इसको पेटेंट दो। तो दिस इज़ हाउ कंपनीज डू एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। ये एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट के प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया, ये जो हमारे देश में फेस किया जा रहा था पहले, इसको रिजॉल्व किया गया विथ हेल्प ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 3D की मदद से। तो सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट क्या कहता है कि mere discovery of a new form of a known substance
which does not result in the enhancement of known efficacy. Focus on the term efficacy of the substances not patentable. तो सरल सी भाषा में कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कोई नया सब्सटेंस बना देना जिसका पुराने सब्सटेंस के ऊपर कोई एफिशिएंसी में या एफिकेसी में कोई इम्प्रूवमेंट ना हो, सिर्फ और सिर्फ नया सब्सटेंस बनाने से आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको नया कोई भी सब्सटेंस का आपको पेटेंट लेना है तो आपको पुराने प्रोडक्ट के ऊपर उसकी एफिकेसी में, एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट दिखाना होगा। ये क्रोसिन था, ये है क्रोसिन प्लस। आपको साबित करना होगा कि क्रोसिन प्लस इफेक्टिवली बेटर है क्रोसिन से, तभी जाकर के आपको क्रोसिन प्लस का पेटेंट मिलेगा। मियर डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म, सिर्फ नया फॉर्म बनाने से या कॉस्मेटिक चेंजेस करने से आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू प्रूव इनहैंस्ड एफिकेसी। और इस तरीके से इंडियन पेटेंट एक्ट 2005 की मदद से एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स का प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है। एक होती है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज मेंशन अंडर सेक्शन 92 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। तो देखो, इसको समझने के लिए जरा समझो। कोई भी ब्रांडेड फॉरेन कंपनी है, कंपनी ए, इसने ये कोई ब्रांडेड ड्रग्स बनाया, ब्रांडेड मेडिसिन बनाया। अब ब्रांडेड मेडिसिन है यानी कि इस पर काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, खर्चा करके बनाया, इसने पेटेंट लिया हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट। जो जिस पे पेटेंट मिला होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट, और जिस पे पेटेंट नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं जेनरिक ड्रग्स। तो ब्रांडेड मेडिसिन होगा तो महंगा होगा, राइट। अब मान लो इसको 20 साल के लिए पेटेंट भी ले लिया इस कंपनी ने, अब इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। नाउ वी फॉलो प्रोडक्ट पेटेंट, तो कोई इसको कॉपी भी नहीं कर सकता। अब मान लो कि ये प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ये देश में ये दवाइयाँ ना मिले तो फिर तबाही मच जाए। मान लो कि कोरोना वायरस का वैक्सीन है ये, मान लो, और उस केस में कंपनी ने काफ़ी इसको महंगा कर रखा है। कोरोना वायरस का वैक्सीन है लेकिन लाख रुपए में बेच रही है कंपनी, जो आम आदमी खरीद नहीं पा रहा है। उस केस में हमारा जो पेटेंट लॉ है सेक्शन 92 के अंतर्गत वो अलाउ करता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग, यानी कि हमारी सरकार इस कंपनी को फोर्स कर सकती है, एक तरीके से ज़बरदस्ती बोल सकती है कि आपको अपनी प्रोडक्ट का लाइसेंस किसी लोकल कंपनी बी को देना ही होगा, जो इसको बनाएगा और सस्ते दामों पे मार्केट में बेचेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन अलाउ ए लोकल कंपनी टू मैन्युफैक्चर द सेम ड्रग्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है कि भाई लाख रुपए में तुम बेच रहे हो, आम आदमी तो खरीद नहीं पा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल से कि इफ़ यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट इन माई ओन कंट्री, यू विल हैव टू give the patent of this product to a local company of my own country which will manufacture this product and sell at a lower price. इसका एक एग्जांपल भी देख लो, नैटको फार्मा वर्सेस बेयर केस। बेयर एक यूएस की कंपनी है, उसने नेक्सावार नाम का एक मेडिसिन बनाया जो लीवर और किडनी कैंसर में यूजफुल था। अब ये जो नेक्सावार टैबलेट्स है, इनका खर्चा एक किसी भी लीवर या किडनी के पेशेंट के लिए नेक्सावार टैबलेट का खर्चा था 2,80,000 रुपये पर मंथ। सो नेचुरल सी बात है कि मेजॉरिटी के लिए ये ड्रग्स इनएक्सेसिबल था। भारत सरकार ने मार्च 2012 में नैटको फार्मा नाम की हमारी देश की एक कंपनी को लाइसेंस दे दिया इस नेक्सावार प्रोडक्ट का जो बेयर ने बनाया था कि आप इसको बनाओ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड ए लाइसेंस टू दिस नैटको फार्मा, और नैटको फार्मा ने जब इसको बनाना शुरू किया तो ये जो महीने का खर्चा 2,80,000 था वो घट करके आ गया 8,000 रुपये पर मंथ पे, विच बिकेम क्वाइट अफोर्डेबल फॉर मेजॉरिटी। तो ये एक इकलौता एग्जाम्पल है कंपलसरी लाइसेंसिंग का, जिसमें हमारी सरकार ने कंपलसरी लाइसेंसिंग के प्रोविजन को इस्तेमाल किया फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। आपको ये बात जाननी चाहिए कि WTO का जो ट्रिप्स अग्रीमेंट है, वन ऑफ द फाउंडेशनल अग्रीमेंट ऑफ WTO विच फोकसेज ऑन एंश्योरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, कि दुनिया के सारे देश एक सटीक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करें अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में कंपनियों को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए जो ट्रिप्स अग्रीमेंट है, ट्रिप्स अग्रीमेंट में भी कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात की गई है, मतलब कंपलसरी लाइसेंसिंग हैज़ बीन अलाउड बाय ट्रिप्स अग्रीमेंट ऑफ WTO ऑल्सो, बट ओनली इन नेशनल इमरजेंसी एंड सम एक्सट्रीम अर्जेंट सर्कमस्टांसेस। अभी करंट न्यूज़ क्या है? मैंने आपको देखो बहुत कुछ बताया इंडियन पेटेंट लॉ के बारे में। करंट न्यूज़ इंडियन पेटेंट लॉ से ही रिलेटेड है। हमारे देश की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने कुछ सजेशंस दिए हैं भारत सरकार को कि कुछ चेंजेस लाने चाहिए इंडियन पेटेंट सिस्टम में। तो क्या चेंजेस लाने चाहिए वो जरा देखते हैं। सो द फर्स्ट सजेशन इज to fix a timeline of just 6 months for
प्री ग्रांट अपोजिशन। अब क्या है प्री ग्रांट अपोजिशन, पहले ये समझिए फिर इस सजेशन को समझेंगे। मान लीजिए कि किसी कंपनी ए ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, कंपनी ए ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया इस प्रोडक्ट को। तो आज जब एप्लीकेशन के लिए इसने डाला है, तो जब तक इस प्रोडक्ट को पेटेंट मिल नहीं जाता है तब तक कोई दूसरा कंपनी, कोई दूसरा इंडिविजुअल ऑपोजिशन कर सकता है कि सर ये प्रोडक्ट तो मैंने बनाया था, ये कंपनी इसको ज़बरदस्ती अपने नाम पे पेटेंट कराना चाह रही है, इस कंपनी ने इसको नहीं बनाया है, मैंने बनाया है। मतलब पेटेंट मिलने से पहले, पेटेंट का ग्रांट मिलने से पहले देयर कैन बी प्री ग्रांट अपोजिशन। तो प्री ग्रांट अपोजिशन, आज आपने पेटेंट के लिए अप्लाई किया और जब तक आपको पेटेंट नहीं मिलता है तब तक कोई भी दूसरी कंपनी या इंडिविजुअल आपके खिलाफ प्री ग्रांट अपोजिशन रेज कर सकता है। अब इसको लेकर के बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। अभी पेटेंट मिलने ही वाला होता है तब तक कोई आकर के अपोजिशन कर देता है, फिर डिले हो जाता है। तो इसी कारण से इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने प्रपोज किया है कि सर प्री ग्रांट अपोजिशन के लिए टाइमलाइन 6 महीने का फिक्स कर दिया जाना चाहिए। आज एप्लीकेशन के लिए मैंने डाला तो आने वाले 6 महीने तक अगर किसी को अपोजिशन है तो वो अपोजिशन रेज करे, अदरवाइज फिर 6 महीने बाद अपोजिशन नहीं लिया जाएगा, कोई भी अपोजिशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो सकती है। अभी हमारे देश में वैसे भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ये खास कर देखो, वैसे तो पेटेंट अलग अलग सेक्टर के लिए हो सकता है, सिर्फ फार्मास्यूटिकल के लिए होता नहीं है, लेकिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस देखे जाते हैं। हर 10 में से 7 पेटेंट्स ऐसे होते हैं जिस पे कुछ ना कुछ इशू निकल ही जाता है, कुछ ना कुछ एरर निकल ही जाता है। देना था किसी और को, अप्लाई कर दिया किसी और ने। तो उस केस में अगर 6 महीने का टाइमलाइन फिक्स कर दिया जाए कि नहीं 6 महीने के अंदर ही अपोजिशन करना है, तो एरर के चांसेज या फ्रॉडुलेंट केसेस के चांसेस और बढ़ सकते हैं। अच्छा, जैसे प्री ग्रांट होता है वैसे ही पोस्ट ग्रांट अपोजिशन भी होता है, यानी कि आपको आज पेटेंट मिल गया, अब आज के बाद जो आपके खिलाफ अपोजिशन रेज करेगा उसको कहा जाएगा पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। तो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन 12 महीने तक किया जा सकता है आफ्टर यू गेट ग्रांट फॉर द पेटेंट। तो ये एक अलग बात है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। प्री ग्रांट जो है वो कभी भी किया जा सकता है, प्री ग्रांट अपोजिशन एप्लीकेशन के बाद और ग्रांट मिलने से पहले तक। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने कहा है कि इसको 6 महीने तक फिक्स कर दिया जाए। उसके अलावा कुछ और सजेशंस दिए हैं कि देखिए पेटेंट ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे देश में, सिर्फ 850 पेटेंट ऑफिसर्स हैं और 1,60,000 से भी ज़्यादा पेंडिंग केसेज हैं पेटेंट को लेकर के, और इसी कारण से पेटेंट ऑफिसर्स की ज़्यादा हायरिंग की जानी चाहिए, बिकॉज इंडियन पेटेंट ऑफिसर्स आर हाईली अंडर स्टाफ्ड। उसके अलावा यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि पेटेंट के केस में कोई चोरी या फ्रॉडुलेंट केसेज ना हो और जल्दी से जल्दी पेटेंट दिया जाए। देखो, पेटेंट अगर टाइमली ना दिया जाए तो देश की इनोवेशन पे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कोई भी आदमी ने आज नई टेक्नोलॉजी बनाई, अब 4 साल तक वो चक्कर काट रहा है पेटेंट ऑफिस का कि ये टेक्नोलॉजी रजिस्टर होगी तब जा करके मैं इसको कॉमर्शियलाइज कर पाऊंगा। 4 साल में वो टेक्नोलॉजी ही पुरानी हो जाएगी। सो दिस इज हाउ पेटेंट ऑफिस हैज़ टू बी क्विक and has to provide patent in shortest possible time, and that is why patent has to be, office has to be more and more proactive. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट न्यू पाथवे फॉर नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन and this topic is important from our syllabus GS paper 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, सबसे पहले आप समझो, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो रूट्स मेनली प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट। NPK तो आप जानते होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये 3 इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में प्लांट्स के रूट्स या ट्रीज के रूट्स मेनली यूजफुल होते हैं। अभी साइंटिस्ट ने क्या ढूंढ निकाला है कि नाइट्रोजन को जो एब्जॉर्ब करने का तरीका है प्लांट्स द्वारा, उस एब्जॉर्प्शन के रेट को और ज़्यादा बढ़ाने का तरीका ढूंढ निकाला है साइंटिस्ट ने। और इस रेट को बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा कि प्लांट्स के अंदर हम लोग बेहतर चेंजेस ला सकते हैं, जेनेटिक डेवलपमेंट्स ला सकते हैं, प्लांट्स को जल्दी फ्लावरिंग या उसके अंदर फ्रूट्स लगा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट द न्यूज़ इज। रिसर्चर्स हैव फाउंड अ न्यू पाथवे दैट रेगुलेट्स नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन, नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। तो रिसर्चर्स ने राइस के ऊपर और टोबैको के ऊपर टेस्टिंग करके इस नए मैकेनिज्म को ढूंढ निकाला है। देखो, थोड़ा सा टेक्निकल है तो समझने की कोशिश करना। प्लांट्स के अंदर एक जेनेटिक कंपोजिशन होता है MADS27। ये एक तरह का जीन ट्रांसक्रिप्शन है। याद करो, ट्रांसक्रिप्शन मेथड मैंने बताया था
जब मैंने राइबोसोम बताया था कि हाउ डीएनए कन्वर्ट्स इनटू आरएनए एंड देन ट्रांसक्रिप्शन मेथड से उसकी कॉपी बनती है सिग्नल प्रोटीन। आई होप यू रिमेंबर दिस ट्रांसक्रिप्शन मेथड। तो प्लांट्स के अंदर भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो अलग अलग प्रोटीन्स बनाता है प्लांट्स के अंदर। उस ट्रांसक्रिप्शन है MADS27 और यही MADS27 जो है वो नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। अभी साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला कि कैसे MADS27 को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ RNA जिसका नाम है माइक्रो RNA या शॉर्ट में कहें तो MIR444। तो प्लांट्स का ये रूट्स है, मान लो रूट्स में एक स्पेशल तरीके का आप समझो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है MADS27। MADS27 के ऊपर अगर इस तरह का माइक्रो RNA का इस्तेमाल किया जाए MIR444 तो प्लांट्स के अंदर नाइट्रेट ऑब्जॉर्प्शन रेट को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इससे और ज़्यादा बेहतर रूट डेवलपमेंट हो सकता है और बेहतर प्लांट्स स्ट्रेस टॉलरेट कर सकते हैं जिससे प्लांट्स के ग्रोथ में और ज़्यादा मदद मिलेगी। आई अंडरस्टैंड दिस इज़ टेक्निकल बट आई स्टिल होप कि आपको बेसिक बातें समझ आई होंगी। यह है प्लांट्स रूट्स के अंदर एक जेनेटिक कंपोजिशन MADS27, उसके अंदर अगर इसको और डाल दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाए तो नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है। और नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने से फ़ायदा क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड ये सब नाइट्रेट से बनते हैं। तो प्लांट्स का डेवलपमेंट और बेहतर हो सकता है अगर नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शन को हम और ज़्यादा फास्ट कर दें तो पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। देखो होता क्या है कि फार्मर्स प्रोडक्टिविटी या ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल कर देते हैं कि जितना ज़्यादा यूरिया में मेनली तो नाइट्रोजन होता है, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन डालेंगे कुछ तो एब्जॉर्ब होगा और कुछ तो एब्जॉर्ब होगा तो प्लांट्स ग्रो करेंगे। लेकिन उस चक्कर में होता क्या है कि एक्सेसिव यूरिया डालने के कारण सॉइल पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है क्योंकि वो यूरिया आसपास के वाटर बॉडीज़ में मिल जाता है। उसके अलावा यूरिया, देखो यूरिया इस तरह का कंपोजिशन होता है, कुछ कार्बोनाइल कंपोनेंट होता है इस तरीके का। तो यूरिया से कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन ब्रेक हो करके निकलते रहते हैं और इसी कारण से यूरिया, एक्सेसिव यूरिया के इस्तेमाल करने से सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है और ग्रीन हाउस गैसेज भी रिलीज होते हैं क्योंकि एक्सेसिव यूरिया से होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन रिलीज होगा। अब अगर हमने नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शन का रेट को कंट्रोल करना सीख लिया तो हमें बहुत ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल नहीं करना होगा। बहुत ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सब तरह के पॉल्यूशंस भी नहीं होंगे। उसके अलावा जेनेटिक जो एक्सप्रेशन है प्लांट्स का उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उनके रूट आर्किटेक्चर को यानी कि रूट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, फ्लावरिंग टाइम को घटाया जा सकता है, लीफ डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ न्यू रिसर्च और न्यू डिस्कवरी वेयर वी हैव लर्नड हाउ टू रेगुलेट नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट्स। इस टॉपिक से मिलता जुलता एक यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2019 में सवाल पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अल्लूरी सीतारमन राजू। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो कौन थे अल्लूरी सीतारमन राजू? ही वॉज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी लीडर जिन्होंने आर्म्ड कैंपेन चलाया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन साउथ इंडिया। उनको मनियम वीरिडू नाम से भी जानते थे यानी कि हीरो ऑफ द जंगल। ही बिलोंग टू द प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपनी मद्रास प्रेसिडेंसी में एक कानून लाया था, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882। इस मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से देयर वेर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ आदिवासीज इन द फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया में जैसे आज भी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है लेकिन आदिवासियों के लिए बहुत सारी छूट है और जहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है वहाँ उनको समझा करके कन्विंस करके अवेयरनेस डेवलप करके उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। ब्रिटिशर्स ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लगा करके आदिवासियों के मूवमेंट पे स्पेशली इन द फॉरेस्ट एरिया पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। उसके अलावा ब्रिटिशर्स प्रिवेंटेड द आदिवासीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो उनका मेन कल्टीवेशन का स्टाइल है जिसको आंध्र प्रदेश में पोडू कहते थे। तो इन दोनों चीज़ों से ट्राइबल्स बहुत नाराज थे ब्रिटिशर्स से और ट्राइबल लीडर अल्लूरी सीतारमन राजू ने फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन कर दिया जिसको हम लोग कहते हैं रंपा रिबेलियन। तो रंपा रिबेलियन नाम आप याद रखना, अल्लूरी सीतारमन राजू के लीडरशिप में हुआ था। अभी कैसा है कि अल्लूरी सीतारमन राजू पहले तो ये नॉन वायलेंस के रास्ते पे चल रहे थे
और ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया महात्मा गांधी का। लेकिन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया गया 1921 में आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, देन ही रिजॉर्टेड टू वायलेंस एंड ही लॉन्च्ड रामपा रिवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स विच वाज एन आर्म्ड रिवॉल्यूशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1924 में अल्लूरी सीतारामन राजू was captured by the Britishers and then he was executed. He was shot dead by Britishers. करंट न्यूज़ ये है, आप देखो अल्लूरी सीतारामन राजू साहब का जन्म कब हुआ था? 1897 में। तो इनका बर्थ एनिवर्सरी का 125 साल पूरा हो गया है। तो इस पूरे साल को सेलिब्रेट किया जाएगा आज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अल्लूरी सीतारामन राजू। सो एन ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर टू सेलिब्रेट 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अल्लूरी सीतारामन राजू। Plus, our Prime Minister Narendra Modi has also unveiled a 30-foot tall bronze statue of Alluri Sitarama Raju at Bhimavaram in Andhra Pradesh। तो याद रखना अल्लूरी सीतारामन राजू जी के बारे में, इनके बेसिस पे, इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको याद दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट FCRA, Foreign Contribution Regulation Amendment Act. Rules have been amended. Foreign Contribution Regulation Act has been amended recently. This topic is again important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट? FCRA। तो FCRA जैसा नाम से आपको समझ आ रहा है, जो फॉरेन में रहने वाले कंपनी, इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन जब हमारे देश में किसी को पैसा भेजते हैं तो उस पर क्या क्या नियम कानून लगने चाहिए उसको रेगुलेट करता है, वो नियम कानून बताता है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ओरिजिनली ये कानून लाया गया था 1976 में, 2010 में इसको मॉडिफाई किया गया, 2020 में इसको मॉडिफाई किया गया। तो गवर्नमेंट जनरली इस कानून को तभी इस्तेमाल करती है जब फॉरेन फंडिंग की जाती है विद सम वेस्टेड इंटरेस्ट। ये कानून क्यों जरूरी है वो भी जरा समझो। वाई FCRA इज नीडेड? बहुत बार फॉरेन कंट्रीब्यूटर्स जो हैं इंडिया के अंदर पैसा भेजते हैं विद सम वेस्टेड इंटरेस्ट, टेरर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, इंडिया के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए, या फिर कभी कभार रिलीजियस कन्वर्जन के लिए। अब बहुत क्रिश्चियन मिशनरीज को पैसा भेजा जाता है, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे बता रखा है, ग्रीन पीस इंडिया नाम का एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड NGO है। 2015 में पता चला कि ग्रीन पीस को बहुत ज़्यादा फॉरेन फंडिंग मिल रहा है ताकि हमारा जो कुदानकुलन प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में, उसको वो रोक सके। तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ये बताते हुए कि हम कुदानकुलम का इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए डिस्ट्रक्टिव है, जबकि बाद में पता चला कि उनको फॉरेन से पैसा मिल रहा है इस प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए। सो नेचुरली इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए वी नीड टू हैव एन स्ट्रिंजेंट रूल, और इसलिए भारत सरकार लेकर के आई है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। कौन कौन लोग फॉरेन कंट्रीब्यूटर कहे जाते हैं अंडर दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट? तो हर तरह का डोनेशन या किसी भी तरीके का सामान जो बाहर से आता है, या तो पैसे के फॉर्मेट में या गुड्स के फॉर्मेट में बाहर से आता है, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज इज़ नॉट कंसिडर्ड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये नहीं कि आपके दोस्त ने आपके लिए कुछ घड़ी भेजी और उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में गिना जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके अलावा कोई छोटा मोटा आइटम है जिसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी कम है, अब वो मार्केट वैल्यू भारत सरकार डिसाइड करती है, लेकिन कोई छोटा मोटा आइटम है तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में नहीं गिना जाता है। उसके अलावा डोनेशन मेड बाई NRIs मीन्स इंडियंस लिविंग अब्रॉड, अगर वो कुछ डोनेशन दे रहे हैं तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंडर दिस एक्ट। किन किन लोगों पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से रोक है? इलेक्शन के कैंडिडेट्स पे, दोज हु आर कनेक्टेड विथ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर उन पे रोक है फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से, जजेज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉयज़ ऑफ एनी एंटिटी कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट उन पे रोक है, मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेचर या पॉलिटिकल पार्टीज या ऑफिस बियरर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज उन पे रोक है किसी भी तरीके का फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से। करंट न्यूज़ क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटर एक्ट से रिलेटेड? छोटे मोटे अमेंडमेंट किए हैं भारत सरकार ने इसके रूल्स में। पहले नियम कैसा था कि आपको 1 लाख से ज़्यादा अगर फॉरेन से कंट्रीब्यूशन लेना है तो आपको सरकार का पहले परमिशन लेना होता था। नाउ इट हैज़ बीन increased up to 10 lakh rupees, means Indians to receive up to rupees 10 lakh in year from relatives staying abroad without informing the authorities. Earlier it was 1 lakh. और अगर मान लीजिए कि 10 लाख से ज़्यादा आप ले भी लेते हैं तो अब आपको 90 दिनों का समय दिया जाएगा सरकार को इन्फॉर्म करने के लिए, जबकि पहले सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों का समय दिया जाता था। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट असम सिंगापुर लेटर ऑफ इंटेंट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने सिंगापुर की एक कंपनी सुबर्णा जुरोंग के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। सुबर्णा जुरोंग जो सिंगापुर की कंपनी है, इसको एक्सपर्टीज़ है इन द फील्ड ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और सिंगापुर इज़ नोन फॉर इट्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब हमारी
स्टेट की सरकार ने, स्टेट की जो एजेंसी है आसाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये सिंगापुर की इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके काम करेगी गुवाहाटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एज पर दिस लेटर ऑफ इंटेंट। तो गुवाहाटी के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा और जिसकी मदद से गुवाहाटी को डेवलप किया जाएगा। तो कभी भी सवाल आ जाए इंफ्रास्ट्रक्चर पे या स्टेप्स टेकन बाय द आसाम गवर्नमेंट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गुवाहाटी और आसाम, उसमें आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली लेटर ऑफ इंटेंट वाज साइंड बिटवीन आसाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड सिंगापुर बेस्ड कंपनी सुबर्णा जोरनोंग टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गुवाहाटी। कल जब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इसमें आप एलिमिनेशन मेथड से इस सवाल को कर सकते थे, यूपीएससी 2022 में आया था। एलिमिनेशन मेथड से आपको पता है कि पहला स्टेटमेंट गलत है, एंड द मोमेंट पहला स्टेटमेंट गलत आप करते हैं एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है ऑप्शन बी। और सोलर पावर प्लांट लोकेटेड एट रामागुदम इन तेलंगाना, एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन इसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट ना होकर के 100 मेगावाट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।